हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। और जय हिंद स्टडी ग्रुप में मैं राहुल चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप के बारे में। चलिए आइए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप जिनका शासन रहा है 1572 ईस्वी से लेकर 1597 ईस्वी तक। दोस्तों, इस वीडियो में हम महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे। साथ में मैं आप लोगों को महाराणा प्रताप के जीवन परिचय, साथ में उन्होंने किस प्रकार से हल्दी घाटी का मैदान संभाला था, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में। कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को। इनके पिता राणा उदय सिंह, जबकि इनकी माता पाली के शासक अखेराज सोनगरा की पुत्री जयवक्ता बाई थी। जयवक्ता बाई। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में। इनके पिता राणा उदय सिंह थे, जबकि इनकी माता जयवक्ता बाई थी। देखिए, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को 28 फरवरी 1572 ईस्वी को जब महाराणा प्रताप 32 वर्ष के थे, उस समय इनके पिता राणा उदय सिंह की होली वाले दिन मृत्यु हो जाती है। तब महाराणा प्रताप के नाना अखेराज सोनगरा के द्वारा 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में महाराणा प्रताप का इनके नाना अखेराज सोनगरा के द्वारा राज्याभिषेक किया जाता है। तो महाराणा प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। सबसे पहला राज्याभिषेक जो हुआ है ये 28 फरवरी 1572 को इनके नाना अखेराज सोनगरा के द्वारा गोगुंदा में किया गया है। और दूसरी बार इनका जो राज्याभिषेक था ये किया गया था कुंभलगढ़ दुर्ग में। जबकि महाराणा प्रताप के कमर पर शाही तलवार बांधी गई थी कृष्णदत्त के द्वारा महाराणा प्रताप की कमर पर शाही तलवार बांधी गई थी। और उस समय महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की रक्षा का प्रण लिया था और कहा था कि मैं मेवाड़ को मुगलों से आज़ाद करा कर रहूं। अब यदि हम भारत पर यदि शासन देखें दिल्ली पर, तो उस समय मुगल शासक था भारत में अकबर। यदि अकबर का समय देखा जाए तो अकबर का समय इतिहास में रहा है 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक। तो अकबर दिल्ली में है। अकबर का समय है 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक। अकबर ने बहुत सारे राजपूतों को अपने अधीन किया था। अकबर की जो नीति थी वह सुलह-कुल की नीति थी। इस सुलह-कुल की नीति के तहत अकबर ने बहुत सारे राजपूतों को अपने अधीन करना चाहा, परंतु महाराणा प्रताप अकबर के दबाव में नहीं आए और महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। तब अकबर क्या करता है, अकबर अपना एक शिष्टमंडल भेजता है महाराणा प्रताप के पास। उस शिष्टमंडल को दूत मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो अकबर द्वारा जो ये दूत मंडल भेजा गया था, दूत मंडल, या फिर इस दूत मंडल को शिष्टमंडल भी कहा जाता है। शिष्टमंडल, जब महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, तब अकबर के द्वारा जो दूत मंडल भेजा गया था, इस दूत मंडल में सबसे पहला व्यक्ति जो अकबर की ओर से महाराणा प्रताप से मुलाकात करता है वो था जलाल खां कोरची महाराणा प्रताप से मुलाकात करता है
नवंबर 1572 ईस्वी में, नवंबर 1572 ईस्वी में। दूसरा जो दूत मंडल भेजा था वो कुंवर मानसिंह के नेतृत्व में भेजा गया था। आमेर के कुंवर मानसिंह के नेतृत्व में भेजा था और कुंवर मानसिंह की मुलाकात होती है महाराणा प्रताप से जून 1573 ईस्वी में। इसके बाद कुंवर मानसिंह के पिता रहते हैं राजा भगवान दास। राजा भगवान दास और महाराणा प्रताप के बीच मुलाकात होती है सितंबर 1573 ईस्वी में। और चौथा जो दूत मंडल भेजा गया था वो अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल के नेतृत्व में भेजा गया था। टोडरमल के नेतृत्व में गया था और टोडरमल ने महाराणा प्रताप से मुलाकात करी थी दिसंबर 1573 ईस्वी में। तो ये अकबर के द्वारा भेजे गए 4 दूत मंडल या शिष्टमंडल थे। ये इन शिष्टमंडलों के द्वारा अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहा, परंतु चारों ही बार वो असफल होता है। तब अकबर क्या करता है, अकबर एक योजना तैयार करता है और इसी योजना के तहत क्या होता है, एक इतिहास प्रसिद्ध युद्ध होता है। उस युद्ध को इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अकबर क्या है। अकबर दिल्ली से आता है अजमेर में। अकबर जो रहता है ये आता है कहाँ पे, अजमेर में। और अजमेर में अकबर का एक दुर्ग है, उस दुर्ग को मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और इसी अजमेर में या अकबर के किले में अकबर एक योजना तैयार करता है और इसी योजना को हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। इसी योजना को हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। अकबर ने इस हल्दी घाटी युद्ध का जो प्रधान सेनापति बनाया गया था आमेर के कुंवर मानसिंह को। तो कुंवर मानसिंह हल्दी घाटी युद्ध के प्रधान सेनापति हैं, जबकि सहायक सेनापति बनाया गया था आसफ खां को। ये आसफ खां कौन है, तो मैं आप लोगों को जब मुगल पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। ये नूरजहाँ का भाई है आसफ खां। ठीक है, देखिए, तो अकबर अजमेर में एक योजना तैयार करता है। इस योजना को हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है और इस हल्दी घाटी युद्ध का जो प्रधान सेनापति बनाया जाता है अकबर के नेतृत्व में, वो बनाया जाता है आमेर के कुंवर मानसिंह को और सहायक सेनापति बनाया जाता है आसफ खां को। ये जो हल्दी घाटी का मैदान है ये 2 पहाड़ियों के बीच में पड़ता है। हल्दी घाटी का जो मैदान है ये 2 पहाड़ियों के बीच में पड़ता है। एक तरफ खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, जबकि दूसरी तरफ गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं। एक तरफ खमनोर की पहाड़ियाँ हैं जबकि दूसरी तरफ गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं और इन दोनों पहाड़ियों के बीच में स्थित है हल्दी घाटी का मैदान और यहीं पर इतिहास प्रसिद्ध युद्ध होगा हल्दी घाटी का युद्ध। इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को। अकबर अपने प्रधान सेनापति मानसिंह और आसफ खां को अप्रैल 1576 में अकबर इन दोनों को अपनी सेना देता है और अप्रैल 1576 में मानसिंह और आसफ खां हल्दी घाटी के युद्ध के लिए निकल जाते हैं। अब यदि बात की जाए इधर महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर विराजमान हैं और उनके घोड़े का नाम था चेतक। इतिहास प्रसिद्ध हुआ है ये चेतक, बहुत ही वफादार घोड़ा था महाराणा प्रताप का। इसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि आंख भी नहीं, पलक भी नहीं झपकती थी और चेतक जो था
ये पलट जाता था और इसकी रफ्तार इतनी हुआ करती थी कि जब ये चलता था तो इसके कदम हवा में दिखाई देते थे, यानी कि ज़मीन पर रख रहा ये भी नहीं पता चलता था। ऐसा घोड़ा था ये चेतक। सबसे प्रिय घोड़ा था ये महाराणा प्रताप का। तो इस हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पे हैं, जबकि महाराणा प्रताप का जो सेनापति था, महाराणा प्रताप का जो सेनापति था, ये सेनापति था झालाबिद्दा। झालाबिद्दा ये महाराणा प्रताप का सबसे वफादार सेनापति था, झालाबिद्दा। जबकि महाराणा प्रताप के द्वारा एक हरावल दस्ता तैयार किया गया था। ये जो हरावल दस्ता था ये सेना की टुकड़ी हुआ करती थी जो आगे आगे चलती थी। तो हल्दी घाटी मैदान में इस हरावल दस्ते का जो नेतृत्व करा था वो हाकिम दल सूर पठान के नेतृत्व में किया गया था। हाकिम दल सूर पठान के नेतृत्व में हरावल दस्ते का नेतृत्व किया गया। जबकि महाराणा प्रताप के पास इस हल्दी घाटी में एक भील सेना भी थी। भील सेना जो कि तीर कमान वाली सेना थी। यदि आप मेवाड़ का राजकीय चिन्ह देखेंगे तो उसमें एक तरफ आप लोगों को महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ एक भील सेना का जो मुख्य नेतृत्व करता है उसका फोटो दिखाई देगा। आज भी मेवाड़ के राजकीय चिन्ह में भीलों का फोटो दिखाई देता है। तो इस भील सेना का, तीर कमान वाली सेना का हल्दी घाटी में जो नेतृत्व करा था ये करा था पूंजा भील के द्वारा। देखिए ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में सबसे पहले जो युद्ध होता था वो हाथियों के बीच में होता था। तो इधर देखा जाए मुगलों के पास 2 हाथी हुआ करते थे जिन्होंने हल्दी घाटी के मैदान में भाग लिया था। इधर 2 जो हाथी थे उनका नाम था गजराज और एक का नाम था गज मुक्ता। जबकि महाराणा प्रताप के पास जो हाथी थे उनका नाम था राम प्रसाद और एक का नाम था लूणा। पहले युद्ध हाथियों के बीच में होता है और ये जो राम प्रसाद रहता है, ये राम प्रसाद क्या करता है, इधर मुगलों की सेना को रोन डालता है। तब 10 हाथियों का एक ग्रुप तैयार किया जाता है और इस राम प्रसाद को पकड़ लिया जाता है और राम प्रसाद को पकड़कर फिर अकबर के पास ले जाया जाता है। तो अकबर इस राम प्रसाद का नाम पीर प्रसाद कर देता है। अकबर इस राम प्रसाद का नाम पीर प्रसाद कर देता है। अब इधर हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर विराजमान हैं और यहाँ पर ये जो मानसिंह था ये एक हाथी पर विराजमान था। उस हाथी का नाम था मर्दाना। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर विराजमान हैं और जब मानसिंह और महाराणा प्रताप आमने सामने होते हैं तो यहाँ पर जो मानसिंह का हाथी रहता है मर्दाना, दोनों आमने सामने जब होते हैं तो यहाँ पर चेतक की एक आदत थी, क्योंकि चेतक की नाक में एक सूंड, हाथी की सूंड लगाई हुई थी जिससे हाथी भ्रमित हो जाते थे। क्योंकि चेतक क्या करता था, चेतक किसी भी हाथी की सूंड पर पांव रख देता था जिसके कारण महाराणा प्रताप को भाला चलाने में आसानी होती थी। तो इस बात से वाकिफ था मानसिंह। तो मानसिंह ने क्या कर रखा था, इस अपने मर्दाना हाथी में दांतों में क्या कर रखी थी, उसने तलवार लगा रखी थी, जिसके कारण चेतक जब उस मर्दाना हाथी पर चढ़ता है तो उसका पांव कट जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही पांव कटता है तो चेतक क्या करता है, अपने महाराणा प्रताप को लेकर गोगुंदा की पहाड़ियों की तरफ भाग जाता है। इतना वफादार था कि युद्ध मैदान से महाराणा प्रताप को चेतक निकाल के गोगुंदा की पहाड़ियों की तरफ ले जाता है। और जब महाराणा प्रताप गोगुंदा की पहाड़ियों की तरफ जाते रहते हैं उस समय 2 मुगल सैनिक रहते, ये महाराणा प्रताप का पीछा करते हैं। परंतु उसी समय महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप का भाई, चेरा भाई शक्ति सिंह इन दोनों सैनिकों का पीछा करता है और इन दोनों सैनिकों को मार देता है। शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप आपस में मिलते हैं और यहीं पर एक पहाड़ी को कूदते हुए चेतक की मृत्यु हो जाती है।
चेतक की मृत्यु हुई थी बलीचा नामक स्थान पर। जहाँ पर चेतक की मृत्यु हुई थी, आप लोग याद रखना, यहीं पर बलीचा में इसकी समाधि बना दी गई थी। तो जो चेतक था इसकी समाधि है बलीचा में, जबकि हल्दी घाटी के मैदान में चेतक की छतरी लगी हुई है। तो बलीचा में चेतक की मृत्यु होती है और हल्दी घाटी में उसकी छतरी बनाई गई है। और यहाँ पे महाराणा प्रताप इस हल्दी घाटी के मैदान से गोगुंदा की पहाड़ियों की तरफ निकल जाते हैं। इस युद्ध के पश्चात जो महाराणा प्रताप रहते ये जंगलों में निवास करते हैं और यहीं से फिर वो अकबर के खिलाफ युद्ध जारी रखते हैं। यहाँ पर अकबर क्या करता है, अकबर उदयपुर का नाम चेंज कर देता है और उदयपुर का नाम चेंज करके यह मोहम्मदाबाद रख देता है। मोहम्मदाबाद। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो खमनोर और ये जो गोगुंदा है, तो खमनोर ये आता है राजस्थान के राजसमंद जिले में, जबकि ये गोगुंदा की जो पहाड़ियाँ हैं ये आती हैं उदयपुर में। तो अकबर इस युद्ध के पश्चात, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात, अकबर उदयपुर का जो नाम था ये चेंज कर देता है। उदयपुर का जो नाम था ये मोहम्मदाबाद रख देता है। इस युद्ध में जो मानसिंह रहता है ये असफल होता है, क्योंकि ये अधीनता स्वीकार नहीं करवा सकता था महाराणा प्रताप से। और महाराणा प्रताप इस युद्ध में गोगुंदा की पहाड़ियों की तरफ निकल जाते हैं और यहीं से फिर वो छापा मार युद्ध प्रणाली को अपनाते हैं। छापा मार युद्ध प्रणाली को क्या करते हैं, अपनाते हैं। इसके बाद यदि हम लोग देखें तो महाराणा प्रताप एक सेकंड रुकिएगा। इसके पश्चात महाराणा प्रताप जंगलों की ओर निकल जाते हैं, वहीं से छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाते हैं। अकबर महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाता है। इसके पश्चात क्या होता है, एक युद्ध होगा। इस युद्ध को हम अलग अलग नामों से जानेंगे। पहले तो आप लोग ये देखिए कि इस हल्दी घाटी युद्ध को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। जैसे हम बात करें बदायूनी की, तो बदायूनी की पुस्तक है मुंतकफ उल तवारी। इस मुंतकफ उल तवारी में बदायूं ने इस हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। यानी बदायूं ने अपनी पुस्तक मुंतकफ उल तवारी में हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है, जबकि अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईन अकबरी या अकबरनामा में इसे खमनोर का युद्ध कहा है। तो अबुल फजल के द्वारा इसे खमनोर का युद्ध कहा गया, जबकि बदायूं के द्वारा इसे गोगुंदा का युद्ध कहा गया। और एक कर्नल हुए कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एंडलेस एंड एंटिक्स ऑफ राजस्थान में इस हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है मेवाड़ की थर्मोपोली। तो हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एंडलेस एंड एंटिक्स ऑफ राजस्थान में। बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है और अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है। आइए देखते हैं इस युद्ध में जो सैनिकों का रेशो था, वो रेशो माना जाता है कि अकबर की सेना के पास इस समय 80,000 सैनिक थे और जो महाराणा प्रताप थे तो महाराणा प्रताप के पास 20,000 की सैनिक थी। यानी कि आप लोग को रेशो निकाल लेना, 3 गुना अलग से इनके पास सेना थी अकबर के पास। परंतु मानसिंह अपनी योजना में असफल हो पाता है, क्योंकि मानसिंह चाहता था महाराणा प्रताप को पकड़ना, परंतु मानसिंह महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाता और महाराणा प्रताप फिर गोगुंदा की पहाड़ियों में निकल जाते हैं। इसके पश्चात वो छापामार युद्ध प्रणाली अपनाते हैं। लगभग 20 वर्षों तक क्या करते हैं वो लोग, महाराणा प्रताप जंगलों में जाते हैं
और मेवाड़ यानी कि एक राजा अब जंगलों में निवास करता हैगा, वहाँ पर वो घास की रोटियां तक खाते हैंगे। ये सब करा था उन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए। जब महाराणा प्रताप ने अपनी सेना तैयार करी तब एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध को दिवेर का युद्ध कहा जाता है। क्या था ये दिवेर का युद्ध? देखिए, उस समय दिवेर का जो मुगल थानेदार था उसका नाम था शेरमां सुल्तान खान, शेरमां सुल्तान खां। और इधर महाराणा प्रताप का जो पुत्र था वो था अमर सिंह फर्स्ट, अमर सिंह फर्स्ट। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है, ये जो दिवेर का युद्ध हुआ था ये हुआ था 15 अक्टूबर 1582 ईस्वी को। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और 1582 लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे? लगभग 5-6 वर्ष हो चुके होंगे, है ना। इन 6 वर्षों में क्या हुआ था? हल्दी घाटी के युद्ध में तो मानसिंह अपनी योजना में असफल हो पाता है, अकबर महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाते। तो अकबर क्या करता है 1577 में, 1578 में और 1569 में शाहबाज खां को भेजते हैं, शाहबाज खां को भेजते हैं किसके पास? महाराणा प्रताप के पास पकड़ने के लिए। परंतु इन 3 वर्षों में जब शाहबाज खां महाराणा प्रताप को पकड़ने जाता है, अधीनता स्वीकार करवाने के लिए जाता है, तो ये शाहबाज खां भी क्या होता है? असफल हो जाता है। फिर 1580 में अब्दुल रहीम जाता है और ये अब्दुल रहीम भी अपनी योजनाओं में असफल हो पाता है का, ये भी महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं कर पाता है। और इस समय महाराणा प्रताप एक युद्ध करते हैं, महाराणा प्रताप का एक पुत्र अमर सिंह फर्स्ट, ये दिवेर का युद्ध करते हैं 15 अक्टूबर 1542 को। किसके साथ में? तो दिवेर का मुगल सेनापति रहता है शेरमां सुल्तान खां। इस दिवेर के युद्ध में बोला जाता है कि अमर सिंह एक ऐसा भाला मारते हैं कि शेरमां सुल्तान, उनका घोड़ा, दोनों ही एक साथ धरती में धंस गए थे। यानी कि इस दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप और अमर सिंह के द्वारा जीत लिया जाता है। इसके पश्चात जो महाराणा प्रताप रहते हैं वो 1584 में क्या करते हैं? तो इधर देखिए, इस युद्ध में एक बात आप लोग ये याद रखिए ना कि इस दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। इसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, मेवाड़ का मैराथन। जबकि मेवाड़ की थर्मोपोली किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है हल्दी घाटी के युद्ध को। तो इस दिवेर के युद्ध में अमर सिंह रहते, वो युद्ध को जीत लेते हैं। अकबर को काफ़ी गुस्सा आता है, तो 1584 में अकबर मेवाड़ पर वापस से जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में अभियान लेके जाता है। जगन्नाथ कछवा इसको अकबर मेवाड़ अभियान के लिए भेजता है, परंतु जगन्नाथ कछवा भी असफल रहते हैं और वापस लौटते समय भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछवा की मृत्यु हो जाती है। और भीलवाड़ा में ही 32 खंभों की छतरियां बनी हुई है, किसकी? जगन्नाथ कछवा की। इसके पश्चात महाराणा प्रताप और पुत्र अमर सिंह ये मेवाड़ को मुगलों से आज़ाद कराने लगते हैं। 1585 ईस्वी में चावंड पर महाराणा प्रताप का अधिकार कर लिया जाता है। उस समय में चावंड का शासक रहता है लूणा चावंडिया से महाराणा प्रताप इस चावंड को जीत लेते हैं और 1585 में ही इस चावंड को महाराणा प्रताप अपनी राजधानी बनाते हैं, इसको अपनी राजधानी बनाते हैं। और 1585 से ही महाराणा प्रताप यहीं से अपना स्थायी जीवन जीना चालू करते हैं। और स्थायी जीवन जीते जीते ही इसी चावंड में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु थी ये हुई थी 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में, और यहीं पर इनका अंतिम संस्कार किया गया था बांडोली में।
इनका अंतिम संस्कार किया गया था बांडोली में, और यहीं बांडोली में महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी निर्मित की गई थी। तो ये थे मेवाड़ के महाराणा प्रताप। मेवाड़ में आप लोग ये याद रखना कि मेवाड़ पर 2 राजवंश हुए हैं। एक राजवंश हुआ है गुहिल राजवंश और एक राजवंश हुआ है सिसोदिया राजवंश। ठीक है, तो जो गुहिल लोग थे ये अपने साथ उपाधि जो लगाते थे ये लगाते थे रावल की, और सिसोदिया लोग अपने साथ उपाधि जो लगाते थे ये लगाते थे राणा की। इस सिसोदिया वंश में इतिहास में बहुत ही प्रमुख शासक हुए। आप लोगों ने नाम सुना होगा राणा सांगा का, है ना। बाबर के साथ इन्होंने खानवा युद्ध लड़ा था। मैंने आप लोगों को खानवा युद्ध भी बताया। यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री के आप लोग उस युद्ध को देख सकते हैं। तो सिसोदिया वंश के जो भी राजपूत थे ये अपनी साथ राणा की उपाधि लगाते थे, और गुहिल वंश के जो भी शासक हुए हैं ये अपने साथ रावल की उपाधि लगाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा गुहिल वंश का जो अंतिम शासक था ये था रतन सिंह। हाँ, वो पद्मनी वाले रतन सिंह ये वही हैं। तो ये रावल रतन सिंह थे, राणा रतन सिंह नहीं थे। ठीक है, क्योंकि गुहिल वंश के शासक थे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इस पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।